सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हुए हैं आपके अभी तक, हर एक साल के प्रश्न पत्रों को यहाँ पे मैं हल करा रहा हूं। और 2020 में ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है मैथ विषय की 2 बार हुई थी, क्योंकि एक बार पेपर आउट हो गया था मैथ का, तो दोबारा पेपर हुआ था। ठीक, उस टाइम पे भी दोनों पेपर्स मैंने सॉल्व कराए थे, क्योंकि लगातार मैं आपको डीएलएड पढ़ाते आ रहा हूं और बहुत अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं यहाँ से टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे देखिए, आपको इस वर्ष लगातार मैं आपको सभी प्रश्न इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूं, तो आप सभी लोग यहाँ पे बने रहिए, हर एक प्रश्न पत्र को देखिए और अपने प्रैक्टिस को अच्छा बनाइए। ये माध्यम है कि आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न की आप प्रैक्टिस कर डालिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं और वैसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि कैसे प्रश्न आए थे पिछले वर्षों में, ये आप देख पाते हैं, और किन कॉन्सेप्ट पे बने थे ये भी आप समझ पाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करके जाओगे उतने कम समय में अपना पूरा पेपर आप कर पाओगे। तो इस वजह से आप बहुत ही अच्छे ढंग से इन पेपर्स को खुद से पहले सॉल्व करिएगा। मैंने लगातार आपसे यही गुजारिश किया है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एक एक प्रश्न को खुद से पहले सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए और देखिए कि आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अब इस पेपर में भी आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और कितने नंबर का आप खुद से कर पा रहे हैं ये एनालाइज करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है 0 दशमलव के बाद देखिए 2 और ये 3, 5 शून्य और 1, यानी कि 6 स्थान पे दशमलव है का वर्ग रूप। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, वर्ग रूप होगा। मतलब कि ये जो संख्या दी गई है, अगर इसको किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जाए तो यहाँ पे कौन सा रूप इसका होगा। ठीक है, इस संख्या को और कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमको पता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ऐसे ही पूछा है कि 0.00000001 को हम किस संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सभी का स्क्वायर रूप दिया है और यहाँ पे ये जो संख्याएं दी गई हैं ये कौन सी संख्या इसमें भरी जाए सही होगी, यही आपको निकालना है। यानी कि ये x का मान आपको निकालना है। ठीक, तो अब सिंपली यही आपको निकालना है कि किस संख्या का हम 2 बार गुणा करें तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखिए 6 स्थान पे दशमलव लगा है और हमको पता है कि 1 गुणे 1 कहीं भी कर लेते हैं तो मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 6 स्थान पे दशमलव है, तो ऐसी संख्या देखिए 3 स्थान पे अगर दशमलव लगा हो और इसी का फिर इसी में गुणा हो रहा हो तो 6 स्थान पे दशमलव लग जाएगा और हमको मिल जाएगा गुणनफल कितना, 1। ठीक, तो इस तरीके से ये हमको गुणनफल मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए जो हमारा उत्तर सही होगा वह 0.001 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया गया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से, ये थोड़ा सा प्रश्न की भाषा जो आपके परीक्षा में पूछा गया था मुझे पता है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है वो ये है का वर्ग रूप होगा। मतलब इस संख्या को अगर वर्ग के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 है हमारा 3/4 ऋण 5/4 का मान कितना है। तो देखिए 3/4 जो है इसको हम लोग चाहें तो अंश में इस तरीके से ऋण लगा सकते हैं, क्योंकि -1
का ऊपर नीचे अगर आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +4, तो -3/4 वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद देखिए माइनस ब्रैकेट में है क्या, -5/-4, तो अगर अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो माइनस माइनस कट जाता है। ठीक, ये वैसा ही है कि -1 का गुणा आप ऊपर नीचे कर दीजिए तो ये +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए -3/4 और फिर ये माइनस है, अब ये अंदर सब प्लस हो चुका है और यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, तो -5/4। अब दोनों का हर समान है 4 और ये -3, ये है -5, तो -8/4, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, -2। उत्तर कितना हो जाएगा, ऋण 2। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है, 81 आती है, 82 आती है, 83 आती है, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब देखिए 81, 9 9 81 होता है, 81 तो भाज्य संख्या है, 82 2 से कटती है, भाज्य संख्या है, और ये 8 3 11, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, तो 83 क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे अभाज्य संख्या, 84 भाज्य संख्या है, 85 भाज्य संख्या है, 86 भाज्य संख्या है, और 89 87 है, ये सॉरी 87 यहाँ पे लिख लीजिएगा। और 87 को हम चेक करेंगे तो 87 जो है 3 से हमारा ये कट जाता है और 88 भी कट जाता है। 89 का देखेंगे तो 89 जो है हमारा 89 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं। तो इस तरीके से दो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं जो हमको मिल जाएंगी वो मिल जाएंगी 83 और 89। ये दो अभाज्य संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 83 और 89 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं तो ये तो आपको पता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 6। अब 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है किसी संख्या के बाद आने वाली संख्या। ठीक है, तो 6 के बाद आने वाली संख्या क्या है, 7 है। 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 7। तो किसी भी संख्या की अनुवर्ती अगर पूछता है तो उस संख्या के बाद आने वाली संख्या, और किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो उस संख्या के पहले आने वाली संख्या। अगर यहीं पे 6 का पूर्ववर्ती पूछता है तो 6 में से 1 घटा देते, 5 पूर्ववर्ती होगा और 7 अनुवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसीलिए केवल 7, ऑप्शन डी जो होगा केवल 7 जो होगा वह 6 का अनुवर्ती संख्या होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में x डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे x अंश का मान आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो आपको एक त्रिभुज दिया गया है और इसी त्रिभुज में पी क्यू आर, ये आर बिंदु बोल दीजिए, तो पी आर जो भुजा है इस त्रिभुज की, इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो इस कोण को हम कहते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण, और इस कोण का जो मान होता है वह दूर स्थित त्रिभुज के अंदर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x अंश और 51 अंश, इनका जो योग होगा वह बराबर होगा इस बाह्य कोण के बराबर। तो x बराबर क्या होगा, 107 माइनस 51, तो ये हो जाएगा आपका 56 अंश। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो है 56 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 56 अंश, क्योंकि इन्हीं दोनों के योग के बराबर होगा इसका मान जो हमको दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने निकाल लिया बहुत आसानी से। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, a के घाते 5 इंटू बी माइनस a इंटू बी के घाते 5
का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे आप समझिए कि a के पावर 5 है इंटू बी है माइनस a इंटू बी के घाते 5 है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a के घाते 5 है गुणे b है और इसमें से घट रहा है a इंटू बी के घाते 5, यानी कि दो अलग अलग चीजें दी गई हैं जिनका घटाना हो रहा है। और इसमें क्या है, दोनों में ए बी आपको दिख रहा है, तो कम से कम एक ए और एक बी दोनों जगह है। तो ए बी अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा a के घाते 4 और यहाँ पे a बाहर हो चुका है, यहाँ पे कितना बच जाएगा b के घाते 4। ठीक, अब समझिए यहाँ पे कि इसको क्या लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं a के घात में 2 गुणे 2 और यहाँ b के घात में 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि कहीं पे अगर a के पावर m हो और इसके पावर n हो तो इसको लिखते हैं a के पावर m इंटू n। ठीक, तो अगर कहीं a के पावर में m इंटू n हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m के पावर n। तो यहीं पे इस तरीके से लिख देंगे a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुणे 2 था तो घात के ऊपर घात लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए, अब हमको फॉर्मूला पता होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो a इंटू बी, और यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर की जगह क्या है, अंदर a की जगह a स्क्वायर है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहीं a स्क्वायर की जगह x लिख दिया जाए और b स्क्वायर की जगह y लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब x का मान हम रख देंगे, x का मान कितना है a स्क्वायर और y का मान कितना है b स्क्वायर। तो वही बात है, अब सीधे यहाँ पे समझिए कि जहां पे a है वहां पे यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको इतना लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये आप समझ गए। अब इतना जब हमने लिख दिया तो आप देखिए a इंटू बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यही फॉर्मूला आपका रिपीट हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आप लिख दोगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही पूरा इसका गुणनखंड हो जाएगा। यहां तक ये सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई के की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बता दिया है कि एक आयताकार मैदान जो है वो 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन में आप क्या इंसाइट खोज सकते हैं, ये समझिए कि एक आयत है इस तरीके से, जैसे जैसे आयत मैं बना रहा हूं ये समझिए कि तार है, इस तरीके से ये तार से घिरा हुआ आयत है। तो ये अगर पूरा तार है तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है आयत का परिमाप, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 बार लंबाई का और 2 बार चौड़ाई का जोड़ कर लेते हैं, ये हमको दे देता है आयत। तो यहाँ पे हो जाएगा एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो इसका मतलब हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होगा तार की लंबाई। ये आप समझ पा रहे हैं, इसके कहने का मतलब यही है, तभी ये आपको दिया गया है कि तार इतने लंबे तार से घिरा हुआ है, इतने लंबे तार से घिरे हो। अब इसी कोई भी आयत आपके पास हो, उसको मान लेते हैं इस तरीके से तार से घेरना ही हो, तो आपको कितने तार की रिक्वायरमेंट होगी, जितना इसकी लंबाई है, एक बार चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। तो इस तरीके से यही हो गया। अब तार की लंबाई कितना दिया है 190 मीटर और आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब फिर इसके बाद देखिए 2 को उधर भेजेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 190/2, यानी कि ये हो जाएगा 95। ठीक, लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा 95
मीटर, ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई की 3/2 यानी कि 1.5 गुनी है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद देखिए माना मैदान की चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 3/2 गुणे x। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लंबाई की जगह 3/2x धन x बराबर हो जाएगा 95। देखिए यहाँ हर समान करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ है 3x और यहाँ है 2x बराबर 95, और फिर 2 को इधर भेजेंगे तो 95 में गुणा हो जाएगा 2 का, और ये 3x धन 2x 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर 95 गुणे 2 वही आ जाएगा 190, और x बराबर कितना आ जाएगा 190/5। 5 से काटिए तो कितने बार में कट जाएगा, 5 3 15 और 8 40। x का मान कितना आ गया 38, यानी कि चौड़ाई की जो लंबाई आ गई 38 मीटर, और लंबाई जो हो जाएगी 3/2 गुणे 38, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, और 19 तिया कितना हो जाएगा 57, 57 मीटर्स ये आ जाएगी लंबाई। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, लंबाई 57 और चौड़ाई 38 मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 8x + 21/4 बराबर 3x + 6 को हल कीजिए। तो 8x + 21/4 बराबर 3x धन 6 है। तो अब कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए और वेरिएबल को इधर ले आइए। तो देखिए जो चर पार्ट है x वाला उसको इधर लाइए, जो कांस्टेंट है जो संख्या वाला पार्ट है उसको उधर ले जाइए। तो 3x को इधर ले आएंगे तो -3x हो जाएगा, और 6 और धन 21/4 इधर जाएगा, ऋण 21/4 हो जाएगा, और ये 8x में से 3x कट जाएगा 5x, और यहाँ हर समान कर लीजिए तो 4 का गुणा होगा 24, 6 चौक 24 और -21, 5x बराबर हो जाएगा 24 - 21 यानी कि 3/4, और x बराबर कितना हो जाएगा, फिर 5 से भाग हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 5 यानी कि 3/20। x का मान कितना आ गया 3/20, यहाँ से x का मान आ जाएगा। यही हल करने का मतलब यही होता है कि x का मान निकालिए, x का मान आ गया यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा 3/20। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, हल कीजिए x + 2y बराबर 7 और 2x + y बराबर 5। तो इस समीकरण को हल करना है, तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ 2 है, तो आप क्या करिए इस पहले वाले समीकरण में पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x धन 2y में गुणा होगा तो 4y हो जाएगा, और 7 में गुणा होगा तो 14। ठीक, पूरे में 2 का गुणा हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे ये क्या है 2x धन y बराबर 5, ये दूसरा समीकरण है, ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। पहले में 2 से गुणा कर दिया तो ये पहला समीकरण इतना हो गया, और दूसरे को वैसे ही लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब घटा सकते हैं। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाला जो जितना दूसरा समीकरण है इसके सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, जो माइनस प्लस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे सभी प्लस हैं तो सभी माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 2x में से 2x घट जाएगा 0, और 4y में से y घट जाएगा तो 3y, और 14 में से 5 घटेगा तो 9। y बराबर कितना आ जाएगा 9/3 यानी कि 3। y का मान आ गया 3। अब इस y के मान को किसी समीकरण में रख दीजिए। तो x धन 2 गुणे 3 बराबर 7, तो x धन 6 बराबर 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 - 6 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। ठीक है, तो अब रख के भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। दूसरे समीकरण में रखेंगे तो 2 गुणे 1 2 धन y 3 5 बराबर 5। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मान हमने निकाला है x और y का वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक, तो इस तरीके से
ये आपका हल हो जाएगा। यहाँ पे हल करने का मतलब यही होता है, x और y का मान आप निकाल लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो संख्या 10 है, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जो पानी भरा है उसका आयतन कितना है, और लीटर भी हमारा आयतन होता है। तो जो जैसे यहाँ पे माप मीटर में सब दिया गया है हौज का, तो ये घन मीटर में आपको आयतन मिल जाएगा। उस घन मीटर को हम क्या करेंगे कि लीटर में बदल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप आयतन निकालिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हौज में भरे पानी का आयतन। हौज में भरे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, इस हौज का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए। यही हो जाएगा सिंपली लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा हम घनाभ का निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए दिया गया है 5 मीटर गुणे 2 मीटर का है, यानी कि लंबाई जो है 5 है, चौड़ाई 2 है, और जहां तक पानी भरा है वहीं तक तो पानी का आयतन हम लेंगे, तो 1.5 मीटर। तो 5 गुणे 3 ये हो जाएगा, 2 का गुणा 1.5 में होगा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर क्यूब या घन मीटर। अब ये 15 मीटर क्यूब जो है इसको हम बदलेंगे किसमें, यहाँ पे अगर हमको पता है कि 1 लीटर में, देखिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये हमको पता है। अब इसको अगर हम बदल दें सेंटीमीटर क्यूब में तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 15, और मीटर क्यूब को 1 मीटर को 100 लिखते हैं, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो यहाँ पे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। और देखिए इसको अगर लीटर में बदलना हो तो सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली इसमें 1000 से भाग कर दीजिए, तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो 15 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 भागा 1000, अब ये हो गया किसमें, लीटर में। तो 2 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, और ये कितना आ जाएगा 15 और 3 जीरो और 15,000 लीटर। यानी कि इस हौज में जो पानी है वो कितने लीटर पानी है, 15,000 लीटर पानी है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, आपको पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर एक भुजा ए, एक भुजा, तो सारी भुजाएं ए होंगी। अब बोल रहा है कि परिमाप जो है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो परिमाप यानी कि 3a बराबर 12। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 3a हो जाएगा, और 3a बराबर 12 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर वर्ग। ठीक, ये होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज के लिए, ये फॉर्मूला होता है आपका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मान होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4। अब देखिए एक 4 हर में भी है तो एक अंश का कट जाएगा, और 4 गुणे √3, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 11 तक आपने देख लिया। तो सभी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 1 नंबर के थे वो सभी प्रश्न यहाँ पे आपने देख लिया।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 12 है। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ठीक, ये समझिए कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट जो है 48 सेकंड बाद, जैसे मान ले रहे हैं कि एक ट्रैफिक लाइट ये है आपकी जो अभी ग्रीन हुई है और दूसरी भी अभी ग्रीन हुई है और तीसरी भी अभी ग्रीन हुई है, ये अलग अलग चौराहे की बात है। और बोल रहा है कि फिर ये 48 सेकंड बाद फिर ग्रीन हो जाएगी और ये वाली 72 सेकंड बाद और ये 108 सेकंड बाद। अब आपसे पूछ रहा है कि कब ये तीनों एक साथ फिर से ग्रीन होंगी एक ही टाइम पे, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो अभी मान लेते हैं कि ये एक सपोज कर लीजिए कि ये हर 2 सेकंड बाद बदलती, 3 सेकंड बाद और 4 सेकंड बाद। ये नंबर हम छोटा ले रहे हैं ताकि आप सोच पाए। देखिए 2 सेकंड बाद ये अगर बदलती तो 4 सेकंड पे भी बदलती, 6 सेकंड पे भी बदलती और 8 सेकंड पे भी, इस तरीके से 2 के मल्टीपल में बदलती है। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे बदलती और ये 6 सेकंड बाद बदलती, फिर 9 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद और ये 4 है तो 8, 12। तो अब देखिए यहाँ पे कि 2 सेकंड वाला भी 12 पे जाके बदला है 12 सेकंड बाद और 3 वाला भी और 4 सेकंड वाला भी। तो ये क्या है, ये 2 के गुणांक है, ये 3 के, ये 4 के, और इनके गुणांक में जो कॉमन है और सबसे छोटा जो है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लासा, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे अगर हम लासा निकाल लें इन तीनों का तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको वो सेकंड मिल जाएगा जितने सेकंड बाद जाकर के ये तीनों फिर से एक साथ बदलेंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, 48, 72 और 108 का अगर हम यहाँ पे लासा निकाल लें तो हमको वो सेकंड मिल जाएगा जब एक साथ फिर ये बत्तियां बदलेंगी। तो निकाल लीजिए, देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 और 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 6, हो जाएगा 5 और 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 12 और ये 18 और ये 27। ठीक, अब इसके बाद देखिए फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, 9, 27 नहीं जाएगा, 27 लिख दीजिए, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, 9 और 27। अब 2 से किसी में नहीं जा रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से जा रहा है तो 1, 3 और 9, फिर 3 से तो 1, 1 और 3, फिर 3 से भाग कर देंगे। तब तक करेंगे जब तक सब एक नहीं हो जाते। अब देखिए सब एक हो गए हैं तो यही हमारा लासा हो जाएगा। यहाँ पे जितने संख्याओं से भाग किया है उतनी बार गुणा कर दीजिए। देखिए 2 का 4 बार गुणा है तो 2 के घाते 4 और 3 का 3 बार गुणा है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 होता है और ये 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल लगा 11 और 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा, 32 और 11 43, 432 सेकेंड। लासा कितना आ गया, 432। अब ये जो मिला आपको ये 432 सेकेंड बाद ये 48 वाला भी बदलेगा, 72 वाला भी और 108 वाला भी। ठीक, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब आपको पता चल गया कि इतने सेकंड बाद सब बदलेंगे। तो अब इसको मिनट में परिवर्तित कर लीजिए तो 60 से भाग करेंगे, 6 सत्ते तो 7 मिनट, 6 सत्ते 420, 6 सत्ते 42 तो ये 420 हो जाएगा, 60 सत्ते 420 हो जाएगा और ये मिनट जो है आपका, और कितना यहाँ पे बच रहा है 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद जो है ये लाइट फिर बदलेंगी। और अगर टाइम आप बताना चाह रहे हैं तो 8 बजकर
27 मिनट 12 सेकंड पर फिर से ये ट्रैफिक लाइट्स जो हैं एक साथ बदलेंगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिया साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। अब यहां पे समझिए कि पहिया क्या होता है, गोल होता है, इस तरीके से वृत्त के आकार का होता है। और पहिया जब इस तरीके से सड़क पे चलता है तो पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ए से जब ये आगे बढ़ेगा इस तरीके से, तो ए बिंदु से फिर जब ए बिंदु आ जाएगा तो वो देखिए धीरे धीरे एक एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो एक पॉइंट सड़क पे टच होगा, फिर एक पॉइंट, तो ऐसे ही पॉइंट पॉइंट करके तो हमारा पूरा परिधि होता है। तो ये अपने परिधि के बराबर जो है, एक चक्कर में पहिया जो है अपने परिधि के बराबर चलता है। ठीक, अब हमारे पास दिया गया है पहियों की परिधियां ही दी गई हैं, यानी कि सीधे सीधे बताया गया है कि यह एक चक्कर में 50 सेंटीमीटर चलता है, ये एक चक्कर में 60, ये एक चक्कर में 90, ये एक चक्कर में 100 सेंटीमीटर। तो अब बोला कि कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिया साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो एक चक्कर में 50 जा रहा है, ये 60 जा रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कब ये चारों पहिए एक साथ फिर चक्कर मारेंगे। ठीक, तो कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है इन सभी संख्याओं का जो सबसे छोटा गुणज है। तो यहाँ पे हम लासा निकाल लेते हैं 50, 60, 90 और 100 का। तो देखिए 2 से भाग करेंगे, 25, ये 30, ये 45, ये 50, फिर 2 से भाग करिए, ये 25, ये 15, ये 45, ये 25। अब देखिए 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 25 का 25 ही रह जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 और ये 25। फिर 5 से करिए तो अब ये 5, ये 1, ये 3, अभी भी 3 से एक बार जाता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार 3 से कर देंगे तो ये 5। अब फिर 5 से करिए तो ये 1, ये 1, ये 3 और ये 1, फिर 3 से कर दीजिए तो सभी 1। तो यहाँ पे अब लासा आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 का 2 बार गुणा है और गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 9 और ये 25, और 25 चौक 100 होता है 900। लासा कितना आ गया, 900, यानी कि 900 दूरी चलने के बाद जो है वो फिर से एक साथ ये चारों चक्कर मारेंगे। ठीक है, तो 900 सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि 900 दूरी जब चल लेंगे पहिए, ठीक है, जैसे अभी एक साथ चक्कर मारना शुरू किए, ठीक, तो ये छोटा पहिया है, ये जल्दी जल्दी चक्कर मार लेगा, और ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो ये ज्यादा दूरी चलने के बाद फिर इसका दूसरा चक्कर शुरू होगा। फिर उसके बाद सब आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन जब ये 900 सेंटीमीटर चल लेंगे तो फिर से सब उसी पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर से साथ में चक्कर मारने लगेंगे। फिर एक चक्कर बाद फिर सब आगे पीछे हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप, इसमें कुछ नहीं करना था, बस लासा आपको निकाल लेना है। ठीक है, और पिछला भी प्रश्न ऐसे था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, 72 भागा और उसके बाद बड़े ब्रैकेट में। अब बड़ा ब्रैकेट देखिए कहां से कहां तक है, यहां बड़ा ब्रैकेट खुला है और यहां बंद हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें आपके बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं। और इसके बाद अब देखिए सॉल्व कैसे होता है। सॉल्व सबसे पहले आपका छोटा ब्रैकेट होता है, छोटे ब्रैकेट में, और उसके बाद मझला ब्रैकेट आपका सॉल्व किया जाता है, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर इस ब्रैकेट में भी जब छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या है, अगर भाग आ रहा है तो भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ और घटाना, इस तरीके से प्रायोरिटी दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि
72 में भाग हो रहा है इस पूरे से जितना ब्रैकेट के अंदर है, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है देखिए 38 में से घट रहा है ये मझला ब्रैकेट, फिर मझले ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है 30 में से घट रहा है ये, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट भी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट यहां से यहां तक है। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, जहां पे छोटा ब्रैकेट होता है तो छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5। तो सबसे पहले अब छोटे ब्रैकेट में जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस ब्रैकेट में 31 माइनस 60 में भाग हो जाएगा 4 से, 60 बटे 4 यानी कि ये कितना आ जाएगा 15 और गुणे 5, छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट। अब इसके बाद फिर बाकी चीजें वैसे जो छोटा ब्रैकेट है वही यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटे ब्रैकेट में अब देखिए क्या बचा है 31 माइनस 15 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 15 पच्चे 75 और छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए 72 भागा फिर लिखिए आगे 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30, अब छोटे ब्रैकेट में क्या हो रहा है 31 माइनस 75, 31 में से माइनस 75, 75 घटा देंगे तो कितना यहाँ पे बच जाएगा 4 और 4 माइनस 44, और माइनस 44 जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा माइनस 44 में होगा तो ये प्लस 44 हो जाएगा, ठीक, और मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए 72 भागा 38 माइनस 30 और 44 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74, बड़ा ब्रैकेट बंद, और 72 भागा अब 38 में से 74 घट जाएगा तो 2 इधर कर दीजिए तो ये 40 घटा दीजिए, 40 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 2 36, 72 भागा 36 और माइनस 36 का भाग यहाँ पे होगा और इसको लिख सकते हैं 72 बटे माइनस 36, 36 दूनी 72 होता है और माइनस 2, उत्तर कितना हो जाएगा माइनस बचा है जो आगे लग जाएगा, ठीक है, 2 बटे माइनस 1 को माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो इस तरीके से इस क्रम में आप सॉल्व करिएगा हमेशा, जहां पे भी छोटा मझला और बड़ा ब्रैकेट है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हो रही हैं उसको सॉल्व करके छोटे ब्रैकेट को तोड़ करके खत्म कर दीजिए, फिर मझले ब्रैकेट में जो चीजें हैं उसको सॉल्व करिए, फिर बड़े ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट के बाद अगर कुछ बचता है जैसा कि यहाँ पे बचा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ रहे हैं, और ये ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाया था छोटा ताकि जो है ये यहाँ पे एक चिन्ह पहले से भाग और उसको छुपाने के लिए ये ब्रैकेट लगाया था -36, ठीक। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। अब देखिए भाग किस में दिया जा रहा है 49 में, 59 में और 109 में, इन तीन संख्याओं में एक संख्या जो बड़ी से बड़ी है उससे भाग दिया जा रहा है और शेष भाग देने पे शेष क्या बच रहा है, शेषफल एक बचा रह जा रहा है, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही होगी, तो पूरी पूरी कौन सी संख्या डिवाइड हो रही होगी ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 49 में जब भाग दिया जा रहा है इस बड़ी से बड़ी संख्या से तो एक शेष रह जा रहा है, यानी कि एक शेष नहीं रहता अगर तो जो संख्या है ये 48 ये पूरी पूरी कट रही होगी। इसी तरीके से 59 में क्या शेष बच रहा है 3, यानी कि 56 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और यहाँ पे 5 शेष बच रहा है तो 104 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको 48, 56 और 104 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लें तो हमारे पास 49, 59 और 109 में भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1, 3 और 5 शेष बचे वो संख्या यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो हम 48, 56 और 104 का और बड़ी से बड़ी संख्या हमको
निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर रही है, इनमें भाग जा रहा है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे बड़ा भाजक। दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा भाजक कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे मासा के द्वारा ही निकलेगा। तो यहाँ पे अब हम भाग देते हैं। देखिए सभी संख्याओं में जिस संख्या से भाग जाएगा उसी संख्या से भाग देते हैं मासा निकालते समय। तो देखिए 2 से सब में भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2 और 8, और ये हो जाएगा 5 और 2। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 12, ये 14 और ये 26। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 6 और ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 26, 13 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद किसी संख्या में जो है ऐसा नहीं है, जैसे 2 से भाग अब नहीं जा रहा है, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से केवल 6 में जा रहा है, बाकी संख्याओं में नहीं जा रहा है। 13 अभाज्य संख्या है। तो अब जो है आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग जाएगा, तो हमारा मासा यही हो जाएगा। ठीक, मासा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि मासा 8 हो जाएगा। ठीक, चाहे आप किसी और विधि से भी निकाल सकते हैं, 48 से भाग विधि से निकालेंगे, 48 से 56 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर उस 8 से आप 48 में भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मासा 8। फिर उस 8 से 104 में भाग देंगे तो 104 जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा 13 बार में। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मासा कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा अगर हम 49, 59 और 109 में भाग करें तो शेषफल 1, 3 और 5 बचेगा हमारा। ठीक, तो इस तरीके से 8 जो है वो हमारी ये संख्या हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल के आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल के आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि माना रमेश की वर्तमान आयु x है। ठीक, ये मान लिया है। अब बोला कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। ठीक, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु x/4 हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कह रहा है कि 4 गुना है तो 4 गुना x है, तो ये कितना हो जाएगा, x में 4 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पुत्र की आयु। अब इसके बाद बोल रहा कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु जो थी वो राहुल की आयु की 9 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले की बात अगर हम करें, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु कितनी रही होगी, रमेश की आयु आज x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 रही होगी। ठीक, और राहुल की कितनी रही होगी, जो कि पुत्र है, राहुल की आयु x-, अब देखिए इस समय x/4 है तो x/4 - 5 ये उम्र रही होगी 5 वर्ष पहले। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, तो रमेश की आयु 5 वर्ष पहले x - 5 थी, जो कि 9 गुना है किसके, जो उसके पुत्र राहुल की आयु 5 वर्ष पहले थी। तो अगर हम राहुल की आयु का 9 गुना कर दें तो ये बराबर होना चाहिए 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु थी। तो ये हमारा समीकरण इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लीजिए समीकरण को, x - 5 बराबर 9 का गुणा होगा तो 9x/4 - 45, 5 में गुणा होगा 9 का तो 45। अब इसके बाद देखिए इसको इधर ले आइए, -9x/4 हो जाएगा और ये -5 उधर ले जाइए तो -45 धन 5। अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए तो x - 9x/4 हर समान कर लीजिए पूरे के बटे 4, ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x था बटे 1 था, अब 4 हो गया तो 4 से गुणा हो जाएगा और -9x और बराबर ऋण 45 में ये जुड़ जाएगा 5 तो ऋण 40 बचेगा। इसके बाद देखिए 4 को उधर भेज दीजिए और 4
x माइनस 9x कितना हो जाएगा, -5x, और ये -116, x बराबर कितना हो जाएगा, -160 बटे -5, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 32 बार में जो है ये कट जाएगा, यानी कि x जो वर्तमान आयु है रमेश की जो हमने माना था वो कितना आ जाएगा, 32 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इस समय वर्तमान 4 से भाग हो जाएगा तो 8 वर्ष हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले 3 वर्ष रही होगी और इसकी कितनी रही होगी, 27 वर्ष, जो कि 9 गुना है। तो इस तरीके से आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, बस हमसे पूछा था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पे हमको संख्याएं दी गई हैं और इसकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को क्रम में लगा लेते हैं और जो संख्या जितनी बार दी गई है उतनी बार लिखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमको जो दिख रही है वो दिख रही है 12, और 12 2 बार जो है यहाँ पे आ रहा है, तो 12 को हमने ऐसे 2 बार लिख लिया। इसके बाद देखिए 12 के बाद क्या आ रहा है, 13, 13 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसके बाद देखिए 14, 14 एक बार यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया 14। इसके बाद देखिए 15, तो 15 एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार 15 यहाँ पे दिख रहा है, तो 15 को 3 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 16 एक बार, 2 बार, 3 बार, 16 3 बार आ रहा है, तो 16 को भी 3 बार यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए कितनी संख्याएं हमको दी गई थी, 4, 4 8, 3 11, और यहाँ पे हमने कितना लिखा, 3 3 6, 3 9 2 11। ठीक, तो जितनी संख्याएं दी गई थी वहां पे यहाँ पे हमने उतनी संख्याएं लिख लिया। अब देखिए जब बारंबारता सारणी हमको बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे पद और यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता। अब देखिए पद क्या है हमारा, 12 है, कितनी बार आया है, 2 बार। 13 है, 13 कितनी बार आया है, 2 बार। 14 है, 14 एक बार आया है। 15, 15 3 बार आया है, और 16 भी 3 बार आया है। और यहाँ पे योग भी दिखा सकते हैं आप, तो 5 6 11। तो इस तरीके से ये बारंबारता का योग हो गया 11, और ये 5 संख्याएं दी थी, इस तरीके से ये हमारी बारंबारता सारणी हो जाएगी। इस तरीके से ये आप बना देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर में जो पूछा था वहां पे 15 यहाँ पे एक बार और आया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 15 जब एक बार और आएगा तो यहाँ पे 15 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे एक बार और 15 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पे वो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, और वैसे ही उसी के आधार पर जैसे आंकड़े दिए रहेंगे वैसा ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज PQR की भुजा QR 1.8 हो तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब समझिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज ABC, ये जो बाहर वाला त्रिभुज, और अंदर एक त्रिभुज PQR इस तरीके से दिया गया है, और इस त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। AB का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसके बाद देखिए BC का जो मान है वह है 3 सेंटीमीटर, और AC का जो मान है वह कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद PQR में भी एक भुजा दी गई है QR 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि इस जो त्रिभुज PQR है इसकी बाकी 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, और बोला है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप हैं तो इसका मतलब कि कुछ खास होगा। जब बता रहा है समरूप, तो समरूप का मतलब क्या होता है, गुण क्या होता है, ये आप समझिएगा कि 2 त्रिभुज को जब समरूप बोल दिया जाता है तो समरूप होने का मतलब ये है कि
दो त्रिभुज जब समरूप हैं तो वो दोनों त्रिभुज, उनकी बनावट, हर कुछ जो है देखने में, मतलब कि डिजाइन वाइज आपको सेम लगेगा, मतलब देखने में आपको कोई अंतर, बस छोटे बड़े का अंतर लगेगा, बाकी लगेगा कि हाँ सेम ही चीज है। ठीक है, बाकी आपको लगेगा कि सेम चीज है। जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर का रेप्लिका बिकता है, जैसे जैसे राम मंदिर बना हुआ है वैसे लकड़ी का राम मंदिर बिकता है, तो वो दोनों लगभग समरूप हैं, ठीक समरूप हैं, लेकिन हर एक चीज जो है, जो साइज का अंतर हो, राम मंदिर पूरा अपने भव्य रूप में है और जो है मंदिर जो लकड़ी का बिकता है वो छोटा हो जाता है उसी रूप में। तो ये भी समरूप जो ए बी सी है, वैसे ही ए बी सी की तरह बिल्कुल ये भी त्रिभुज बना हुआ है लेकिन छोटा है। और इसमें गुण क्या आ जाता है, गुण ये हो जाता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, यानी कि इनके लंबाइयों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि जितना इस भुजा का अनुपात इस भुजा से होगा उतना ही इस भुजा का अनुपात इस भुजा से और इसका इससे। ठीक, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए बी भुजा का अनुपात होगा पी क्यू से, वही अनुपात होगा क्यू आर का बी सी से। ठीक, तो अब यहां से हमको देखिए ए बी पता है 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू नहीं पता है, एक्स रख लीजिए या पी क्यू ही रख दीजिए, पी क्यू ही लिख दीजिए और बराबर, ये देखिए क्यू आर जो है, देखिए यहां पे एक गलती यही जो अभी मैंने जल्दबाजी में किया ये आपको नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पे ए बी अनुपाते पी क्यू लिया है, बड़ा वाला त्रिभुज अनुपाते छोटा वाला त्रिभुज लिया है छोटे वाले की, वैसे ही आपको फिर से बड़ा वाला त्रिभुज बीसी अनुपाते क्यू आर लिखना था यहाँ पे। ठीक है, बीसी अनुपाते क्यू आर। ठीक, तो जैसे पहले अगर इसकी भुजा रख रहे हैं ऊपर तो फिर बाद वाले में भी इसकी भुजा ऊपर रहेगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए ए बी का जो मान है वो है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू को पी क्यू रहने दीजिए, बी सी कितना है, बी सी है 3 और क्यू आर हमारा कितना है 1.5, और ये हो जाएगा 2 बटे पी क्यू और 1.5 से 3 को काटेंगे 2 आ जाएगा और पी क्यू उधर जाएगा तो 2 गुणे पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि पी क्यू का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पी क्यू हमने निकाला उसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं कि जो AC का अनुपात PR से होगा वही अनुपात होगा, फिर से इसी भुजा का इस्तेमाल कर लीजिए, BC का अनुपात जो होगा QR से। ठीक, जो अनुपात AC का PR से होगा वही अनुपात BC भुजा का QR भुजा से होगा। तो AC हमको पता है कितना है 2.8 और PR निकालना है हमको, PR और बराबर BC। BC क्या है यहाँ पे, BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और QR का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब 2.8 बटे PR बराबर कितना हो जाएगा 2 और PR उधर जाएगा तो 2 गुणे PR बराबर कितना हो जाएगा 2.8, तिर्यक गुणा हो जाएगा और PR बराबर निकालेंगे तो 2.8 बटे 2, यानी कि मान कितना आ जाएगा 1.4, यानी कि इसका PR का मान कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, अब जब भुजाएं आपने निकाल लिया है तो आप देख पा रहे होंगे जो पहले से दिया था BC भुजा का अनुपात QR से, ये देखेंगे कि BC का आधा है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से AB का आधा ये भी आया है और AC का आधा ये भी आया है। ठीक, तो इस तरीके से अब समझ पा रहे होंगे आप कि जिस अनुपात में ये भुजा थी उसी अनुपात में ये और उसी अनुपात में ये। ठीक, तो अब आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे और बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने ये जो है बाकी भुजाएं दोनों निकाल ली हैं। यहाँ पे इस तरीके से
ये पूरा पेपर यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया और कितना नंबर का आपने खुद से सही किया ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिल पाए। और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप जो है सभी विषयों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जहां कहीं भी डाउट लगे यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां कहीं भी किसी भी वीडियो का अगर लिंक नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी का लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, सभी पीडीएफ, सभी नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप, उसका लिंक आप या व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2021 का प्रश्न, तो वो भी आप जरूर सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।